students, welcome back. This is our third lecture of electromagnetic induction chapter. मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है उसने पहले दोनों लेक्चर्स देखे हैं. अब फर्स्ट लेक्चर जब हमने ये चैप्टर का स्टार्ट किया था सो देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या. सो बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी ऑर्स्टेड से. जब ऑर्स्टेड ने कहा था कि करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो फैराडे ने सोचा कि उल्टा क्यों नहीं होता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट हो सकता है, नहीं हो सकता है. फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए एंड ही वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दैट येस इट इज पॉसिबल टू जनरेट करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन किए थे उनको उन्होंने दो लॉ की मदद से एक्सप्लेन किया, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ. फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil and EMF is induced in the coil, मतलब अगर कोई कॉइल है और उसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है और अगर वो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस कॉइल में EMF जनरेट होगा. कितना सारा EMF जनरेट होगा ये फैराडे का सेकेंड लॉ बताता है, जो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू d phi by dt. इसी को आपके टेक्स्ट बुक में फ्लक्स रूल के नाम से भी जाना जाता है. तो फ्लक्स रूल इज सेम एज फैराडेज सेकेंड लॉ. बट फैराडे के जो लॉ थे उनसे हमको डायरेक्शन क्लियर नहीं था. डायरेक्शन को हमको पढ़ने के लिए, समझने के लिए वी हैव वन मोर लॉ दैट इज लेंज लॉ. लेंज लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लेंज का लॉजिक ये था कि हमको कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है. अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं तो कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होगी. सो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके बेसिस पे उन्होंने भी अपना एक लॉ पुट फोर्थ किया जिसको हम कहते हैं लेंज लॉ, जिसका स्टेटमेंट है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज सच दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. मतलब जिस रीजन से ईएमएफ जनरेट होगा उस रीजन को ही वो अपोज करेगा. अगर मैग्नेट मूव कर रहा है उस वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो मैग्नेट को मूव करने से रोकेगा. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उस वजह से अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज होने से रोकेगा. ओके, सो अब मैं आपको फिर से एक बार लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दे देता हूँ जो यहाँ तक इस चैप्टर में हमने देखे हैं. सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो था मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड. मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय NEB cos थीटा. बच्चों याद रखना यहाँ पर n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, a इज एरिया ऑफ ईच टर्न, b इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, थीटा इंपॉर्टेंट है. थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस और नॉर्मल ड्रॉन टू द कॉइल. थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द कॉइल. एक और फॉर्मूला जो फ्लक्स रूल है या फैराडेज सेकेंड लॉ है वो है E इज इक्वल्स टू d phi by dt. अगर आपको याद है बच्चों तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर सब कुछ SI सिस्टम में है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 लिखते हैं. बट लेंज लॉ आने के बाद हमको यहाँ पर ये माइनस साइन भी लिखनी होती है. ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. जिस रीजन से ईएमएफ जनरेट होगा उस रीजन को वो अपोज करेगा. अब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज का लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. आज के लेक्चर में हम अब तक जो पढ़ा है उसको यूज़ करेंगे और दो केसेस में ईएमएफ जनरेट होगा या ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी उसको डिराइव करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन और द फर्स्ट डेरिवेशन. इसको हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ मतलब मोशन की वजह से ईएमएफ. इसमें दो पॉसिबिलिटी है बच्चों मोशनल ईएमएफ में. फर्स्ट, पहली जो पॉसिबिलिटी है, कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन. इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन. इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है,
बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सो मोस्टली ईएमएफ में दो पॉसिबिलिटी है, वन इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है ड्यू टू रोटेशन मोशन। एक लीनियर मोशन की वजह से और दूसरा रोटेशन की वजह से। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं, मान लीजिए इस रूम में एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी लाइंस बोर्ड की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे आप सब क्लासरूम में अगर बैठे होते और आप सब अपने हाथों को स्ट्रेच करते बोर्ड की तरफ, तो सबके हाथ ऐसे होते। ओके, यस, एवरीबॉडीज हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बोर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये स्केल, आई होप स्केल दिख रहा है, ये स्केल एक कंडक्टर है, तो मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ। तो अभी कंडक्टर क्या कर रहा है, चल रहा है, सो इट इज डूइंग ट्रांसलेशनल मोशन। उस वक्त कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमको देखना है। या फिर इसी स्केल को मैं ऐसे ऐसे, आई होप यू ऑल कैन सी, इसी स्केल को मैं ऐसे, नहीं दिख रहा है तो इसी स्केल को मैं ऐसे घुमा भी सकता हूँ। सो दिस विल बी रोटेशन ऑफ द कंडक्टर। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशन मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो हमको दो तरह के डेरिवेशन करने हैं आज के लेक्चर में। वन इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर, द अदर इज ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसको समझने के लिए बच्चे ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, आई होप आपको ये पता है। ठीक है, और ये क्रॉस इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिया गया है वो यूनिफॉर्म है, यानी हमने एक कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में आगे एक्सटेंड भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर लूप रखा है इस तरीके से। सो ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप है, और इस रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, सपोज मैं इसको अगर लेबलिंग करूं तो दिस इज ए बी। सर सी और बी क्यों नहीं लिख रहे? मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि मैं सी और बी क्यों नहीं लिख रहा। इस कंडक्टर पर एक और साइड, ये वाला जो स्लाइडिंग कनेक्टर है, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जो इस पर इजीली स्लाइड कर सकता है, यानी ये वाला जो साइड है, इसको मैं थोड़ा सा थिक ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज अ स्लाइडिंग कंडक्टर जो आराम से इन दोनों साइड्स पर ऐसे मूव कर सकता है। हॉरिजॉन्टल साइड्स पर ये रेड वाला कंडक्टर मूव कर सकता है। तो इस मान लीजिए ये बी है और ये सी है। सो अपना जो लूप है, लूप यानी क्लोज पाथ, वो कौन होगा? ए बी सी डी। उसमें से ए डी फिक्स है, ये ब्लैक वाली लाइन भी फिक्स है, सिर्फ जो रेड वाला कंडक्टर वो स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है। ओके, जो सिचुएशन अभी आपके सामने बोर्ड पर है उसमें मान लीजिए बच्चों ये जो डिस्टेंस है, साइड एडी का जो लेंथ है वो मान लीजिए एल है, वो फिक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक का वो एक्स है। सो मैं ऐसे बोलूँ बच्चों, अगर मैं ए बी को, माफ कीजिए, अगर मैं सी बी को आगे या पीछे मूव करूंगा तो एक्स की वैल्यू या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी। सपोज मैं सी बी को इस तरफ मूव करूँ तो डू यू एग्री ये एक्स छोटा हो जाएगा, और अगर मैं इसको आगे की तरफ ले जाऊँ तो डू यू एग्री एक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब बच्चों सी बी के मोशन की वजह से एक्स की वैल्यू चेंज होने वाली है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये वाली पोजिशन में, इन दिस पोजिशन, मान लीजिए इसको मैंने नाम रखा है t इक्वल टू 0, जिस मोमेंट में हम देख रहे हैं एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज द एरिया ऑफ लूप प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज एरिया ऑफ द लूप प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड? लूप का कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है? तो हम सबको पता होगा कि वो एरिया होगा L इंटू एक्स। कैसे सर? सिंपल ना बेटा, इतने में से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, सो दिस साइड इज L, दिस साइड इज x, सो A इज L इंटू एक्स। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स passing through this area
व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया? सो याद कर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था सर, phi is equal to NAB cos थीटा, बराबर ना? तो phi is NAB cos थीटा। अब मुझे पता n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स। हमारे पास तो ये सिर्फ एक सिंगल लूप है, तो सिंगल लूप है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 1। इफ देयर इज ओनली वन लूप नंबर ऑफ टर्न्स 1। एरिया कितना है L into x है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। b मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b मान लेना। थीटा क्या था, याद कर थीटा क्या था, एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड? क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है। और सोचो अपना जो लूप है उसको अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, लूप किस पर बना है, बोर्ड पर बना है, बोर्ड को अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा। अच्छा मेरे ये हाथ के पीछे से आपको नहीं दिख रहा है, ये ऐसा कुछ होगा ऐसा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो बोर्ड के अंदर जा रहा है और ये नॉर्मल वो भी बोर्ड के अंदर जा रहा है, सो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ये कुछ ऐसा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड, ये मार्कर पेन जो अंदर जा रहा है। और इस सरफेस को अगर नॉर्मल भी ड्रॉ किया जाएगा, सरफेस यानी कि बोर्ड, बोर्ड क्यों सर, क्योंकि आपका लूप बोर्ड में है, बोर्ड को नॉर्मल ड्रॉ करोगे दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इफ बोथ आर पैरेलल डू यू एग्री थीटा विल बी 0? यस। सो अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मैं फिर से बताता हूँ, फ्लक्स मुझे चाहिए तो फ्लक्स की वैल्यू होगी a into b। क्यों सर? सिंस नंबर ऑफ टर्न्स 1, एक ही कॉइल है और थीटा की वैल्यू 0 है, पर a को अगर ऊपर से कॉपी करें तो L into x into b आएगा। सो ये हो गई फ्लक्स की वैल्यू, बराबर। अभी ये वाली सिचुएशन में मुझे बात बताओ, अगर ये कंडक्टर में ऐसे ही रखता तो क्या L कांस्टेंट है? यस सर। क्या x कांस्टेंट है? यस सर। क्या b कांस्टेंट है? यस सर। तो क्या फ्लक्स कांस्टेंट है? यस सर। क्या ये एक लूप है a b c d? यस सर। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड में है? यस सर। क्या उसमें से फ्लक्स पास हो रहा है? यस सर। क्या वो फ्लक्स एट t इक्वल टू 0 चेंज हो रहा है? नो सर। तो क्या फैराडे का फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई करेगा? नो सर। तो क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगा? नो सर। तो क्या ये डेरिवेशन पॉसिबल है? नो सर। फिर से बोलो सर, सुना। एट t इक्वल टू 0 क्या ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में है? यस सर। क्या उसमें से फ्लक्स पास हो रहा है? यस सर। क्या वो फ्लक्स वैल्यू Lx भी है? यस सर। क्या ये फ्लक्स चेंज हो रहा है? नो सर। फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। सो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ईएमएफ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ईएमएफ इंड्यूस हो, इसका मतलब फ्लक्स क्या होना चाहिए? चेंज। अब फ्लक्स को चेंज करना है, यानी बच्चों क्या करना, फ्लक्स को चेंज करना है, या तो L को चेंज करो, या तो X को चेंज करो, या तो B को चेंज करो। यही रीजन है मेरे बच्चों कि मैंने जो कंडक्टर BC है उसको मूवेबल रखा है, उसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो इस कंडक्टर को मैं ऐसे मूव करने वाला हूँ, यानी मैंने इसको ऐसे पुल करा है, ठीक है। सो दिस इज नाउ मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट ही क्यों, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये कंडक्टर को मूव कर सकते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अच्छा, अब जो था अगर ये कंडक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा तो थोड़ी देर के बाद t इक्वल टू t या 1 सेकेंड पर ये यहाँ आएगा कि थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा आगे आएगा। सर आगे क्यों, पीछे क्यों नहीं, डायरेक्शन देख, इधर आएगा। अगर ये जैसे आगे आएगा x उतना ही बढ़ जाएगा, x का वैल्यू बढ़ जाएगा, x बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। सो डू यू एग्री फ्लक्स चेंज हो रहा है? बोलो। फिलहाल फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट। अब अगर मैं इसको मूव करूं, इफ कंडक्टर BC starts moving with uniform velocity v, then flux through loop will change। बराबर ना, जैसे ही मूव करेगा फ्लक्स थ्रू लूप विल चेंज। देयरफॉर by Faraday's law EMF is induced। Therefore by Faraday's law EMF is induced। अब वो जो EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, चलो फाइंड करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी, जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला था E is equals to d phi by dt, बराबर। हाँ, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो मैं ब्रैकेट पे लिखूंगा हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड, ओके। बट अपना जो लूप है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, अपना जो लूप है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है L B X। तो मुझे एक बात बता, लूप के मूव करने की वजह से, माफ कीजिए BC के मूव करने की वजह से किस में चेंजेस आए,
क्या एल चेंज हुआ? नो सर। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ? नो सर। सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? एक्स। सो मैं लिखूंगा एल इंटू बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। बराबर। अब मुझे सोच के बताओ व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? कितना फटाफट एक्स चेंज होगा ना। अगर x को मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ तो क्या ये dx by dt क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इफ x इज डिस्प्लेसमेंट, इफ x इज डिस्टेंस फॉर एग्जांपल, तो dx by dt क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यस, वेलोसिटी। तो जिस रेट से x चेंज होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी। सो यहाँ से e की वैल्यू क्या होगी? l इंटू बी इंटू वी, या हम इसको बोलेंगे e इज इक्वल टू बी एल वी। इसको आप बाय हैक कर लो, E is equals to BLV. Very 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 important formula. When a conductor is moving or due to translational motion of a conductor in a magnetic field, due to translational motion of a conductor in a magnetic field, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा 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 तो जो EMF इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा BLV। और बच्चों ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ आपने एक चीज नोटिस करी बच्चों, कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कोई इस पर ध्यान नहीं देता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू BLV इज द फॉर्मूला वैल्यू व्हेन कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर मैं इससे समझाऊं तो वेलोसिटी इस तरफ थी, लेंथ ऐसे थी और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर था। अगर आपकी तरफ ड्रॉ करूं तो ऐसा ऐसा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। So when velocity, length and magnetic field are mutually perpendicular and rod is performing translation motion, then E is equal to BLV. So अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एंट्रेंस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। याद रखना E is equal to BLV में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। आर वी क्लियर? याद रहेगा? ठीक है। सो ये एग्जाम में पूछ सकते हो, डिराइव फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड EMF across the ends of a conductor when it is translating in a magnetic field। ये सेम चीज आगे जब मैं पावर या करंट पढ़ाऊंगा तो वापस से आएगी, बट फिलहाल हम सिर्फ क्या डिराइव करें? EMF कितना जनरेट हो। आई होप इट इज क्लियर। बट दिस इज ड्यू टू विच मोशन ऑफ द कंडक्टर? ट्रांसलेशन मोशन। अब बच्चों ये सेम डेरिवेशन ये मैंने किसकी मदद से डिराइव किया बता? इसकी मदद से। इसको हमने क्या बोला? फैराडेज लॉ। तो मैंने किसकी मदद से डिराइव किया? ये फैराडे के लॉ की मदद से डिराइव किया। ये सेम मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी डिराइव कर सकता हूँ। मतलब ऑर्स्टेड वाले ये फैराडे से डिराइव किया, सेम मैं किससे डिराइव कर सकता हूँ? ऑर्स्टेड से भी। ऐसे कैसे सर? बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। कंडीशन है कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होने चाहिए। सो ये मैंने डिराइव किया फैराडे की लॉ की मदद से, सेम मैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से भी डिराइव कर सकता हूँ या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से भी डिराइव कर सकता हूँ। हाउ, कैसे, क्यों? देखो क्यों तो नॉलेज के लिए, कैसे तो मैं आपको समझाता हूँ। चले आगे। ओके बच्चों, सो आप स्क्रीन को पॉज कर लेना और ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से लिख लेना, ठीक है? ओके, सो आई होप कि सब लोगों ने स्क्रीन को पॉज करके डेरिवेशन वाला लिख लिया था। अब ये सेम एक्सप्लेनेशन या सेम डेरिवेशन, यही रिजल्ट आना है मुझे। और ये रिजल्ट कब वैलिड है? मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यस यस यस। अब सोचो ध्यान से, कुछ मैं बातें आपको याद दिलाता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से। उसमें आपने पढ़ा था अगर कोई चार्ज Q जिसकी वेलोसिटी है V, वो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसका फॉर्मूला था Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। देखो मैंने कैसे लिखा, इफ अ चार्ज Q मूविंग विद अ वेलोसिटी V enters in a magnetic field of induction B, then the magnetic field will exert force on the charge given by F vector equal to Q V vector cross B vector। अगर कोई चार्ज Q मूव करे विद वेलोसिटी V, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स। मान लो ये जो क्लासरूम है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप बच्चे एक चार्ज हो, आप इसमें एंटर करोगे तो जो क्लासरूम होगा वो आप पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। When a charge Q moving with a velocity V enters in a magnetic field of induction B, it experiences a force given by F vector equal to Q V vector cross B vector। ये MEEC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से हमने उठाया है। If a charge Q
moving with a velocity v, enters in a magnetic field of induction B, then the magnetic field will exert a force given by F vector equal to q v vector cross B vector. अगर वो चैप्टर नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में आप समझोगे. फिलहाल एक फॉर्मूला है, force on a charge q moving with a velocity v in a magnetic field of induction B is F vector equal to q v vector cross B vector. ओके, अब सुनो ध्यान से. ये जो BC है क्या ये कंडक्टर है? हाँ सर. तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ सर. अब जरा ध्यान से देख, जब ये BC कंडक्टर को मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड? सर नहीं समझा. देख, मैग्नेटिक फील्ड वैसे का वैसे ही अपनी जगह पर. जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ड्यूअली चार्ज भी मूव करेंगे? हाँ सर. तो क्या वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज है और चार्ज मूव कर रहे हैं. अब बता, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज, और जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स. यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स पे अब क्या लगने वाला है? फोर्स. ओके, मुझे बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. याद कर, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा. अब मुझे तो वेलोसिटी कैसी है? ऐसी. और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा. बोर्ड के अंदर दोनों में एंगल कितना? 90. साइन 90 की वैल्यू 1. सो कहने से मैक्सिमम फोर्स हो गया. मैक्सिमम फोर्स उसकी वैल्यू होगी क्यू वी बी, जो यहाँ पर है. बोलो ना, थीटा की वैल्यू 90 है. क्यों सर? बिकॉज v एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो F max will be QVB. अब मुझे बता, अगर आपको याद है, what was potential difference? Potential difference is nothing but work done upon charge. छोटे छोटे बच्चों का फॉर्मूला था. पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या सर ये जो मोशन है, कंडक्टर चलेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उन पे फोर्स आएगा, फोर्स, और वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. सो कंडक्टर के अंदर क्या होगा? एक तरफ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे. क्या बोला? समझा रहा? देख ध्यान से सुन. खाली हो जाएंगे मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. प्लीज अच्छे से सुनना. जैसे ही कंडक्टर चलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, जैसे ही कंडक्टर चलेगा क्या चार्ज मोशन में आया? हाँ सर. क्या चार्ज मोशन में मैग्नेटिक फील्ड में है? हाँ सर. क्या उसमें फोर्स लगेगा? हाँ सर. कितना लगेगा? मैक्सिमम इस डायग्राम में, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर. ओके, अब वो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कैसे लगेगा? तो फोर्स का डायरेक्शन इज सेम एज v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b. v कैसा? ऐसा. राइट हैंड थंब रूल, b ऐसा. सो v क्रॉस b, अगर आपको वेक्टर का डायरेक्शन आता है, राइट हैंड होना चाहिए, पाम विल के फिंगर्स को कर्ल करोगे v से b की तरफ, तो थंब ऊपर आया. v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. नहीं दिख रहा तो देख ऐसा. अगर ये v वेक्टर, ये b वेक्टर है, तो v क्रॉस b, दिस विल बी b क्रॉस b, v क्रॉस b. सो यहाँ पर v ऐसा है, ओके, और b अंदर है, तो v क्रॉस b यानी फोर्स ऊपर आएगा. सो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो. चार्ज पॉजिटिव है तो, पर मेरे इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे Q होना चाहिए कि माइनस Q होना चाहिए? माइनस. सोच, अगर माइनस होगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे. यानी सारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कहाँ जाएगा? नीचे. तो इलेक्ट्रॉन सब कहाँ भागेंगे? नीचे. सो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे भागे तो लोअर साइड विल बी एट इलेक्ट्रॉन नीचे भागे. यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, सो दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, एंड दैट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस. सर क्या बोला? कुछ नहीं समझा. फिर से सुन, फिर से सुन. यही वापस डिराइव करना है लॉरेंस के मेथड से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मेथड से, ऑर्स्टेड के कॉन्सेप्ट से. सो जब कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव कर रहे हैं. सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स. मैक्सिमम. यहाँ तक साथ में? यस सर. अब वो फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b ऊपर आना चाहिए. ऊपर आने के लिए चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए. मेरे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उसमें v क्रॉस b या माइनस ऑफ v क्रॉस b, माइनस ऑफ v क्रॉस b यानी नीचे. तो सारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कहाँ होगा? नीचे. सो इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा होंगे? नीचे. तो जहाँ इलेक्ट्रॉन जमा होंगे वहाँ कौन सा पोटेंशियल? नेगेटिव ना. इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, सो देयर विल बी अ नेगेटिव पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल. तो C will be at higher potential and B will be at lower potential. Higher and lower potential will create a potential difference. Now what is potential? अच्छा, उसकी वजह से मुझे बताओ, उस फोर्स की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ भागा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L.
किस फोर्स की वजह से? F मैक्सिमम फोर्स की वजह से। सुन, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन C का इलेक्ट्रॉन B पर आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? L। किस फोर्स की वजह से? F। सो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। सो व्हाट इज फोर्स? QVB इनटू L बाय Q। Q घर चला गया। बता व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने यहाँ पर बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। उसकी वैल्यू क्या आ गई? देख, BLV आपके सामने है। क्या इसमें हमने d∅dt से करा? नो सर, इसमें हमने किससे करा? बेसिक कॉन्सेप्ट से। यानी जो भी फैराडे ने बोला वो बिल्कुल सही है। दिस इज द ब्यूटी। मतलब सेम चीज को मैंने दो अलग अलग तरीके से डिराइव किया, एक फैराडे की मदद से और दूसरा जो बेसिक मुझे आता था उसकी मदद से। आई होप यू अंडरस्टूड। सो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी फैराडे की बातें थी वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लॉरेंस फोर्स, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से भी लेके आ सकते हैं। यानी जो भी फैराडे ने सोचा समझा कहा वो बिल्कुल सही था। सो जो भी आपने बोर्ड से कॉपी किया था बच्चों इससे पहले, वो डेरिवेशन एग्जाम में लिखना है। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ डिराइविंग द सेम थिंग। इट इज गिवन इन योर बुक, सो आई एक्सप्लेन यू। हाँ, वो डायरेक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर आया, फिर भी सर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। इस वाले पार्ट को वापस से आप रिवाइज करना पॉज कर करके, यू विल फाइंड इट इजियर। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट डेरिवेशन जहां पर हमने डिराइव किया इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन। अब सेकेंड पार्ट में हमको करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो ये प्लीज पॉज करके कॉपी कर लीजिए and then you can start with induced EMF due to rotational motion of the conductor. ये जो डेरिवेशन हमने किया ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। When I will discuss MCQs or numericals, you will actually understand how significant is this formula E is equal to BLV। पर याद है ना BLV कब वैलिड है बच्चों? जब B, V और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट चीज भूल जाओगे। सो ये था मोशनल EMF का फर्स्ट पार्ट, when the conductor is performing translation motion। अब सेकेंड पार्ट, due to rotational motion of conductor। Yeah, when the rod is rotating in a magnetic field, when a rod is rotating in a magnetic field। तो चलो यहाँ देखो बच्चों, ये उससे थोड़ा चैलेंजिंग है, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। देखो इधर, सो ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्रॉस यानी मैग्नेटिक फील्ड, यस, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड को परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे पता है, इसमें एक रॉड लेते हैं, कंसिडर दिस टू बी द रॉड। ये रॉड को हम एक एंड के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रोटेट इट अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। So due to rotational motion of a conductor about one of its end, तो सोच जब ये पूरा घूम चुकेगा तो ऐसा कुछ होगा। सर्कल फिर से बनाते हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो एक रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने वाले हैं। जब एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो कितना EMF इंड्यूस होगा वो हमको देखना है। सो पहला था ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द कंडक्टर, now it is due to rotational motion of a conductor। So we have taken a rod जिसका length L है, so we have considered a rod having length L kept in a magnetic field of induction B। It is rotating about one of its end, इस end के about मैं इसको rotate कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना EMF जनरेट होगा, कितना EMF इंड्यूस होगा, वो मुझे पता करना है। रेडी? अच्छा,
अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सर्कुलर मोशन से, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, माफ कीजिए, जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसका हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में पढ़ाया गया होगा। कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है तो उस बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सो यहाँ पर भी जब मैं रॉड को रोटेट कर रहा हूँ तो रॉड का छोटा छोटा पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। सो ध्यान से सुनना बच्चों, ये मान लीजिए आपकी रॉड है जिसका नाम मान लीजिए PQ है। सो रॉड PQ है, इस रॉड को मैं रोटेट कर रहा हूँ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जो रॉड का रोटेशन का स्पीड है ओमेगा वो कांस्टेंट है, यानी सारे पार्टिकल का ओमेगा सेम है। इसके लिए आपको वो याद होना चाहिए बच्चों, रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। सभी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है, और उनका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। सो जब ये रॉड रोटेट कर रही थी तो इस रॉड, पूरा रॉड रोटेट कर रहा है, बट रॉड का एक एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, पता है, इस पूरे रॉड का एक छोटा सा पार्टिकल मैंने लिया ऐसा, ये वाला, ठीक है, जिसका लेंथ मान लो dx है। कितना उसका लेंथ? dx। और ये P वाले एंड से x डिस्टेंस पर है। P वाला एंड यानी कौन सा वाला एंड? वो एंड जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उससे उसका डिस्टेंस कितना है? x। तो जो छोटा सा, अच्छा इसकी लीनियर वेलोसिटी v रही होगी। मैं ऐसा मान लो कि ये जो छोटा सा पार्ट है जिसको मैं शेडेड ड्रॉ किया है ब्लैक कलर से, इसकी लेंथ कितनी है? dx। ये कितने डिस्टेंस पर है? x। उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। मुझे पता है जो dx वाला वो सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा ना। ओ मेरे बच्चों, पूरी रॉड क्या परफॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन। ये छोटा सा एलिमेंट हैविंग लेंथ dx, जो जिस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है उससे कितने डिस्टेंस पर है? x। और उसकी वेलोसिटी कितनी ली मैंने? v। ओके, अब मुझे आपको ये बताना बच्चों कि जो छोटा सा एलिमेंट है उसके अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस हो रहा होगा, इसके अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि छोटे छोटे इंटरवल में सर्कल भी स्ट्रेट लाइन ही होता है। याद कर, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम सर्कुलर मोशन इज आल्सो व्हाट? ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस जो छोटा सा EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू लेंथ इनटू उसकी वेलोसिटी। चमत्कार, BLV। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिराइव किया था, सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। नो प्रॉब्लम, लेट अस हैव अ रिवीजन ऑफ 3 मिनट्स। पहले तो रोटेशन मोशन की बात किया, पूरी बॉडी रोटेट करती है, पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। सब पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होता है, सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। लीनियर वेलोसिटी अलग होने का रीजन क्या है? सबका सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग होता है, बराबर है? ओके। फिर दूसरी बात क्या कि भले ही बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है बट छोटे छोटे इंटरवल में वो क्या परफॉर्म करता है? ट्रांसलेशन मोशन। इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज नथिंग बट ट्रांसलेशन मोशन। अच्छा, तो मैं ऐसे बोलूँ, मेरे पास एक छोटी सी रॉड, एकदम छोटी सी रॉड जिसकी लेंथ कितनी है? dx। उसकी वेलोसिटी ऊपर है, देख अभी ध्यान से, वेलोसिटी ऊपर है, लेंथ ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। क्या तीनों परपेंडिकुलर है? कुछ नहीं समझा। लेंथ कैसी? ऊपर, सॉरी माफ करना, वेलोसिटी कैसी? ऊपर, लेंथ कैसी? हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। सो तीनों परपेंडिकुलर। याद कर, जब तीनों परपेंडिकुलर होता है और ट्रांसलेशन होता है, सर ट्रांसलेशन कहाँ से है? अभी थोड़ी देर पहले बोला, सर्कुलर मोशन भी छोटे छोटे इंटरवल में ट्रांसलेशन मोशन होता है। हाँ, थैंक यू। सो अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो क्या अभी इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था वो काम में आ सकता है? यस सर। उसमें फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू BLV। B क्या था? जिस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है वो B है। लेंथ वहाँ L थी, यहाँ एक छोटू से पार्ट की लेंथ क्या है? dx और उसकी वेलोसिटी v है। सो E छोटा सा इंड्यूस्ड EMF इस रॉड के अक्रॉस इज B इंटू dx इंटू v, B इंटू dx इंटू v। क्या यहाँ तक सब साथ में? ओके। सो D इज इक्वल टू B इंटू dx इंटू v। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे D चाहिए, इसके अक्रॉस चाहिए या पूरे के अक्रॉस चाहिए? पूरे के अक्रॉस। सोचिए, एलिमेंट यहाँ भी तो हो सकता था और ये सेम एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, यानी मेरे x की जो वैल्यू होगी वो x 0 भी हो सकती है और यहाँ के लिए x की वैल्यू L भी हो सकती है, जिस
जिसको नहीं समझा फिर से देखो। पूरे रॉड की लेंथ कितनी थी बच्चों? L। अगर एलिमेंट, छोटू सा एलिमेंट इस पे ही बैठा है तो उसका तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0। और इतना दूरी तो x की वैल्यू क्या होगी? L। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? छोटा सा EMF, जादू वाला स्टेप, B इंटू dx इंटू v इज इक्वल टू r ओमेगा। याद कर, सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। व्हाट वाज r? उस सर्कल की रेडियस जिसमें वो घूमने वाला है। मुझे बता मेरा जो dx है वो किस सर्कल की रेडियस में घूम रहा था? ध्यान से देख, मन में आंसर सोच, मन में आंसर सोच। मेरा जो छोटा सा एलिमेंट है वो किस सर्कल की रेडियस में घूम रहा है? x की रेडियस में घूम रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको x ओमेगा लिखा। सो आई गॉट छोटा सा EMF इक्वल टू व्हाट? b ओमेगा x dx। अगर मैं छोटे छोटे EMF को ऐड करूँ तो क्या मुझे टोटल EMF मिल जाना चाहिए? अब छोटे छोटे EMF को ऐड करने का तरीका क्या है? इसको इंटीग्रेट कर। सो d का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e। यहाँ इंटीग्रेशन होगा b ओमेगा x dx। x की वैल्यू 0 से लेकर l तक है। ऐसा कैसा? देखिए एलिमेंट यहाँ होता तो x कितना होता? 0। ये एलिमेंट अगर यहाँ तो x की वैल्यू कितनी है? l। सो द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to l। b ओमेगा कांस्टेंट x से dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 विद लिमिट्स फ्रॉम 0 to l। सो e का वैल्यू होगा b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। e इक्वल टू क्या मिला मुझे? b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे सर, कैसे सर? तो याद रखना, अगर कोई रॉड रोटेट कर रही है तो EMF इज b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। किसके अक्रॉस का EMF? अक्रॉस द टू एंड्स। लेट मी राइट इट वेरी क्लियरली। दिस इज EMF अक्रॉस p and q, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। सर आपको कैसे पता चला p और q के अक्रॉस है? कोई बताएगा नहीं। सुन इधर, ये 0 x का वैल्यू p पर है, ये l x का वैल्यू q पर है। सो ये जो लिमिट होगी ना, लिमिट वो डिसाइड करता है कि किसके बीच का EMF है। मैंने अगर 0 से l लिखा है तो p से q के अक्रॉस का लिखा है। सो EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स इज b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू b ओमेगा b l ओमेगा l बाय 2। सो कैन वी से b l ओमेगा इनटू l, ओमेगा इनटू l। व्हाट इज l? जो q है ना, q उसके सर्कल की रेडियस, q जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस तो पूरी लेंथ होगी ना। सो आई कैन से इट इज bl v ऑफ द एंड बाय 2। सो bl v बाय 2 ऐसा हम पढ़ते हैं। v किसका? जो एंड वाला पार्टिकल है उसका, यानी जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से फारदेस्ट है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करी उससे सबसे दूर है। सो bl v बाय 2। तो यही फर्क है बच्चों, जब रॉड चलती है ट्रांसलेट करती है तो bl v आंसर है। जब वही रॉड रोटेट करती है तो आंसर क्या हो गया? bl v बाय 2। इसको अगर आप टाइम पीरियड के टर्म में लिखे तो b ओमेगा, माफ कीजिए, bl स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई f इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कहने से b 2 कैंसिल, पाई l स्क्वायर f। And this can be written in terms of time period as b pi l square by t. So induced EMF due to rotation is b omega l square by 2. बट याद रखना किसके बीच का है? जहाँ की लिमिट लिखते हैं उसके बीच का है। लिमिट के लिए x की वैल्यू कहाँ से लेनी है? जिसके अबाउट रोटेट करेगा वो। फिलहाल ज़्यादा लग रहा है तो टेंशन मत लो, MCQs के वक्त वापस बताऊँगा। सो फर्क ये ना बच्चों, आप याद रखना कि रोटेशन की वजह से EMF पूछ रहे हो या ट्रांसलेशन की वजह से पूछ रहे हो। अगर ट्रांसलेशन होगा तो bl v, वो भी मैक्सिमम, वो भी कब? जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रोटेशन होगा किसी एंड के अबाउट, हाँ, when it is rotating about any one of its end, that is b omega l square by 2 across the ends। अभी क्लियर समझा बच्चों ये? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली हम न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।